ये आपके हक और अधिकार को सिर्फ बहुजन समाज पार्टी दिला सकती है। हमारे तमाम संगठन अगर अलग अलग लड़ रहे होंगे, अगर हम अलग अलग बट गए तो फिर हमारा दुश्मन जीतेगा। और हमारा दुश्मन वो है जो मानवता का दुश्मन है, हमारा दुश्मन वो है जो संविधान का दुश्मन है, हमारा दुश्मन वो है जो भाईचारे का दुश्मन है, हमारा दुश्मन वो है जो गैर बराबरी की व्यवस्था को कायम रखना चाहता है, हमारा दुश्मन वो है जो मनुष्य मनुष्य में भेद और अंतर करता है, हमारा दुश्मन वो है जो हमें शिक्षा से वंचित रखने के लिए शिक्षा को महंगा कर रहा है, हमारा दुश्मन वो है जो हमारे देश की सरकारी संपत्ति को बेच रहा है। कलम के सच्चे सिपाही हैं, कदम सत्ता की ताकतों के सामने नहीं लड़खड़ाएंगे। समाज के लिए संघर्ष करते करते मिलकर शून्य से शिखर तक जाएंगे। आज इस सभा में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा जय हिंद। पटौदी विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी विमल जी, हमारे पूर्व प्रभारी अमित जी हमारे साथ हैं। चुनाव के समय में इस तरह की सभाएं होना बहुत जरूरी है। सभा का विषय है कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें विपक्ष का क्या रोल है। विपक्ष लगभग मौन है, कुछ इधर उधर लोग बातें उठाते हैं, मगर जो सच में भ्रष्टाचार की बात उठानी चाहिए, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर अक्सर वो मौन हो जाते हैं। पिछले कुछ समय में सुप्रीम कोर्ट में, जो हमारी सबसे बड़ी अदालत है, उसने एक बहुत गहरी बात पर उसमें अपना ध्यान दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा साधन जो सरकार ने लगभग जनता के आंख में घूर झोंकने के लिए एक ऐसा साधन बनाया कि आप उसके थ्रू पैसा लगा सकते हो चुनावी पार्टी। अब किसको कितना मिला ये सब मेरे ख्याल सभी जान गए हैं, क्योंकि आजकल हमारा मीडिया इतना सक्षम तो है कि कुछ सूचनाएं हम तक सही से भी आ जाती हैं। हालांकि उसमें आजकल जो सूचनाएं हमें दी जा रही हैं टीवी के माध्यम से, पत्रकारों के द्वारा, अखबारों के माध्यम से, वो लगभग ऐसी सूचनाएं दी जा रही हैं जो सरकार चाहती है। आप सबको याद होगा कि जब हमारा समय था, जब हम छोटे थे, आप शायद हमारी एज में जब रहे होंगे, तो रेडियो टीवी एक ऐसा माध्यम था जो सरकार की सभी बातें बताता था, अच्छी और बुरी। पत्रकार सरकार से सवाल करते थे जनता के हक में। अब जो पत्रकार हैं वो केवल सरकार से उनका हालचाल पूछते हैं, जनता के सवाल नहीं पूछते। तो विषय जो बहुत सोच समझ कर रखा गया है, विपक्ष की जो मौन भूमिका है, उस पर जो पार्टियां जनता के हक में सोचती हैं, उन पार्टियों के साथ जुड़े हुए लोगों का क्या दायित्व है, क्या उनको करना चाहिए, कैसे जनता को सही सूचना पहुंचाएं और कैसे जनता को सही मायने में जो अपने हक के लिए खड़ा हो सके, उनके बारे में रूबरू कराएं। इसी विषय पर आज सभा रखी गई है। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करूंगा। और मैं अपनी बात को बहुत लंबा ना खींचते, हमारे पार्टी के पुराने जो प्रभारी हैं, अध्यक्ष रहे हैं, अमित जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और पार्टी की विचारधारा, वर्तमान परिस्थिति में क्या हमें करना चाहिए, किस तरह की सोच विचार लेकर के, विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, इस बारे में हम अमित जी से कुछ जानना चाहेंगे। आइए। आज इस बैठक में पहुंचे हुए सभी साथियों को मेरा सादर जय हिंद, जय भारत। साथियों, जो अभी चुनाव है, तो जो चुनाव 2019 में जो देश का जो 17वीं लोकसभा का जो चुनाव था, उस चुनाव के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े धन्ना सेठों से उनके ऊपर या किसी कंपनी के ऊपर, जैसा आप लोग आज देख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति यदि बोलता है, कोई विपक्ष का नेता बोलता है, तो उसको डायरेक्ट उसको ईडी सीबीआई से डराने का काम करते हैं। जो पहले अतीत में जो चुनाव है, उस टाइम उन्होंने एक माहौल बनाया
कि किसी तरह से जनता को गुमराह करके, चाहे तो वो धर्म के नाम पर हो, जात के नाम पर हो, या किसी भी नाम पर इन लोगों ने जनता को गुमराह किया और किसी ना किसी तरह से ये लोग सत्ता में आए। और सत्ता में आने के बाद में ये लोगों ने जो मात्र इस देश के अंदर 1% लोग, जो बड़े बड़े धन्नासेठ लोग हैं, उनको ऊपर चढ़ाने का काम किया। और उसके बाद में जो गरीबी रेखा, जो मिडिल क्लास, उनका आप लोग देखोगे कि कुछ ज्यादा भला नहीं हो सका। ये चाहे तो हम बीजेपी से पहले की बात लगा लें या बीजेपी की जो बीजेपी आई है उसके बाद बात लगा लें। अगर जो मिडिल क्लास है, जिसमें खासकर जो वर्ग है SC ST OBC यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, ये लोग, और जो अदर जो अपर कास्ट है उनका जो गरीब, तो ये जो है इनकी अगर आर्थिक हालात सुधरी है तो 1989 के बाद सुधरी, क्योंकि 1989 से पहले कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन के आई थी, बनती आती थी। 1989 के बाद में चाहे तो बीच में वो जनता पार्टी रही हो या फिर नरसिम्हा राव चंद्रशेखर, ये जो प्रधानमंत्री बने ये पूर्ण बहुमत से नहीं बने। और इनका जो स्थिति सुधरी, उनके पीछे एक वजह थी कि उससे पहले मजबूत सरकार बनती आई थी और उस 1989 के बाद में मजबूर सरकार बनती हुई आई। मजबूर सरकार और मजबूत सरकार में फर्क है। अगर आज ये जो इतनी मजबूत सरकार देश के लोगों ने दी, यदि इनका पूर्ण बहुमत नहीं होता तो ये रोज संविधान बदलने की बात ना करते। और ये सिर्फ आपके सामने कि जिस दिन इस देश का संविधान बदल गया, वैसे तो ये कहते हैं कि हमें 400 पार करो, 400 पार करो, तभी हम लोग संविधान बदल सकते हैं। लेकिन साथियों, ये जो लड़ाई है, अब की बार जो लड़ाई है, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान बचाने की लड़ाई है। अगर किसी तरह ये लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो गए तो साथियों, वही चाहे तो उसमें जनरल समाज के गरीब समाज लोग हो या बहुजन समाज जो ताकतवर है, वही स्थिति पहले आ जाएगी जो 1989 से पहले थी। आप लोग इतिहास उठा करके देखना कि जो भी हमारे सरकारी नौकरी हमारे समाज में आई है वो तकरीबन 1989 के बाद आई। वरना इन लोगों ने, जो बाबा साहब अम्बेडकर है, उनको तो 30-35 सालों तक इन लोगों ने भारत रत्न ही नहीं दिया। ये साथियों, जनता के मुद्दे आज जिस तरह से एनडीए और इंडिया इन लोगों ने अपनी लड़ाई बनाई है, ये सिर्फ इन दोनों पार्टियों की नूरा कुश्ती है और कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अभी जो 6 सांसद की टिकट डिक्लेयर हुई है, और सिर्फ एक मनोहर लाल को छोड़ दे या 1-2 को और छोड़ दे, 10 में से 8 जो लोकसभा के इनके कैंडिडेट हैं, उनका तो पिछले का रिकॉर्ड चेक करना, वो कांग्रेस पार्टी की जो 8 सांसदों की इन्होंने टिकट डिक्लेयर की है, वो कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस और पार्टी तो और भाजपा तो एक है। लेकिन हम किस तरह से मजबूत हो सकते हैं, हम किस तरह से अपना भला कर सकते हैं, हम किस तरह से अपनी सरकार बना सकते हैं, ये मानव काशीराम साहब हमें आज से कई साल पहले समझा करके गए कि इस देश के अंदर यदि बहुजन समाज का कुछ भला हो सकता है तो वो हुक्मरान बनने से हो सकता है। और बहुजन समाज पार्टी इस देश के गरीब, पिछड़ों, शोषितों को ही हुक्मरान बनाने का काम करती है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं साथियों कि आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की ज्यादा से ज्यादा अपने इलाके से, अपने बूथ से वोट दिलवाने का काम करें, क्योंकि सत्ता की मास्टर चाबी है। जब तक वो आप लोगों के हाथ में नहीं आएगी तब तक आप लोगों का कुछ भला नहीं। इसलिए साथियों, हम तो आपसे हाथ जोड़ करके अनुरोध करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को अपने क्षेत्र से मजबूत बनाने का काम करें और अपना एक कीमती वोट अपने रिश्तेदारों को फोन करें, अपने भाईचारे में फोन करें कि हमारा यदि कोई भला कर सकती है तो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है।
आप लोगों ने कांग्रेस को भी देखा है, आप लोगों ने भाजपा को भी देखा है, आप लोगों ने और पार्टियों को भी हरियाणा के अंदर मौका देकर के देखा है। अब अंत में हम लोगों ने अपना भला करना है तो वो बगैर सत्ता के नहीं हो सकता, और जो जिनके हाथों में सत्ता होती है उनके हाथों में सब कुछ है। इसीलिए आप सत्ता को अपने हाथों में ले। जय भीम, जय भारत। अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा सतीश जी से आए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। सतीश जी जो है हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र से निकल करके बहुत मेहनती अपना समय बिताया उन्होंने मेहनत में, और आज ये जो है सुप्रसिद्ध में कार्यरत है। बहुत अच्छी जब वजह से आप मैं कहूँगा सतीश जी आए और अपने विचार रखें। और अमित जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आएँ। चौहान साहब आपसे निवेदन करूँगा सभी को जय भीम। हम आपस में जुड़ गए अपने एक दूसरे की मदद कर, हम एक दूसरे की जान नहीं है, ठीक है। हम क्या सोचते हैं, अब दूसरा आदमी बड़ा ऊपर पड़ रहा है तो उसकी बात करते हैं, हम उसकी मदद नहीं करते। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसको अगर वो रास्ता भटक रहा है तो मिलके बैठ के उससे बातचीत करके उसको उससे। और आज के टाइम में जो बहुजन समाज का हमारा दौर है, अगर ये एकजुटता से होगा, संगठित होकर तो एक जगह अगर अपना पट डाल तो हमारी सरकार को पक्की हमारे सत्ता में हमारे कोई आदमी जिसकी वजह से हमें ये सब करना पड़ा। हमारी कोई बात सुनता ही नहीं, निकाह होगा सुनेगा कोई, जब न जब कोई आपका आदमी होगा हमें, जब हमारा कोई आदमी नहीं सुनेगा कौन आदमी। आप दर दर की ठोकर खाए हो, आदि कराना नहीं, ये एप्लीकेशन देते आदि की स्थिति का नहीं देखने नहीं कराना, बस यही होता रहेगा। क्यों नहीं? तो इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि सारे संगठित रहो और पूंजीपतियों को कुछ नहीं करना। अपर कास्ट निम्न कास्ट ये कुछ नहीं है। अपर कास्ट वाले तो कुछ लोग सभी है, बाकी तो अपर कास्ट में तो जो कास्ट जो है वो कितने लोग हैं, 1% लोग हैं जिनके पास सत्ता की कम से कम 40% भूमि संपदा धन दौलत जो कुछ उन्होंने कब्जा कर रखा है। बाकी 60 में 99% लोग हैं। अब उस 99 भी अगर देखा जाए तो 50% लोग तो ऐसे हैं जिनके पास 1% भी नहीं। तो ये असमानता जो हमारे बीच में है, इसको कैसे दूर करा जाए? जब हम आपस में संगठित होंगे तभी ये सब हो सकता है। बस मैं इस मामले में कुछ बोलूँगा। वास्तव में एक असमानता का जो विषय है वो इतना बड़ा है कि लगभग सब पिछले हैं। इस असमानता के साथ अगर गरीबी को जोड़ दिया जाए तो ये जो जात पात क्षेत्रवाद ये सब विषय पर बात हो जाएंगे, मुख्य रह जाएगा गरीबी और अमीरी। मेरे ख्याल से सभी जातियां ऐसी हैं जिनमें गरीबी है। अमीर कुछ गिने चुने लोग, वो गिने चुने लोग सत्ताधारियों के साथ मिलके वो अपना काम निभाते रहते हैं और बाकी सब लोग उसमें पिसते रहते हैं। अगली कड़ी में मैं चाहूँगा, कड़ी में रिक्वेस्ट करूँगा महावीर जी से जो अपने विचार रखें और जनता को बताएं, लोगों को बताएं कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। आज जटोली के टोला को गाँव को जो हमने बढ़ाया है उसमें मुझे भी जो है यहाँ बुलाया गया है और मैं आप सभी से हाथ जोड़कर सभी और सभी से जय भीम कर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे स्वर्गीय कांशीराम जी ने जो पार्टी बनाई है उस पार्टी को आगे बढ़ाते हुए बहन कुमारी मायावती ने जो दायित्व निभाया है 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर, और उन्होंने अपना सुशासन का परिचय दिया है, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। इतना अच्छा शासन उत्तर प्रदेश में उन्होंने चलाया है, और उत्तर प्रदेश का मतलब है आधा हिंदुस्तान।
आधे हिंदुस्तान का समझो, आधे हिंदुस्तान में शासन किया है उन्होंने। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और बहन की 4-4 बार उसमें जो है बहन मायावती ने अच्छे सुशासन का परिचय दिया है। और मैं तो ये कहूँगा, मैं उस विचारधारा से जुड़ा हूँ, बहन जी के स्वर्गीय काशीराम जी के विचारधारा से जुड़ा हूँ और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों के हिसाब से मैं पार्टी से जुड़ा हूँ और मैं सन 17 से पार्टी के विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने बादशाह को लोकसभा का चुनाव 19 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी से मैंने फाइट किया है और मैंने वहाँ सभी अच्छे अच्छे मंगलों के सर्टिफिकेट आए, सब मेरे सामने नतमस्तक हो गई और मैंने बहुत कुशलता से बिना किसी सिक्योरिटी के लिए ऐसे ही महावीर वैसे ही घूम रहा था। मेरे साथ कुछ 30 आदमी थे और जब मैं शहजावास वहाँ पहाड़ की करेंगी में शहजावास गया तो वहाँ अपने गुर्जर समाज से अपने सरपंच साहब थे, उसने मेरा वो वेलकम किया, वहाँ पर बैठाया मेरे को और वो दूध के मुरादाबादी गिलास इतनी बड़ी सी बाल्टी भर के उन्होंने अच्छी तरह से उनका सम्मान कभी नहीं किया। इतना अच्छा सम्मान जो हुआ, जो इतना अच्छा सम्मान जो देता है उसको आपने भूलता नहीं है। इस बार भी चुनाव में लोकसभा के चुनाव में मैंने बहन जी के केवल में अपना नामांकन भेजा है। यदि अगर बहन जी मेरे अंदर कोई काबिलियत देखेंगी और मेरे को आमंत्रित करेगी और मेरा टिकट अगर बनाएगी तो मैं जरूर इस लोकसभा को, कोटावा की लोकसभा को बहुजन समाज पार्टी की झोली में डालने का काम करूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं समझता। मैं पहले भी कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़ के कह चुका हूँ कि एक बार मेरी मीटिंग हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए बहन जी से या युवराज जी से, और फिर देखना सारी सीट हिंदुस्तान के अंदर बहुजन समाज पार्टी की आएगी। बहुजन समाज पार्टी ये वसीयत दीजिए हमें भी जो है गुरु द्रोणाचार्य समझना, गुरु द्रोणाचार्य की तरह हमें चक्रव्यूह रचना आता है और राजनीति के अंदर चक्रव्यूह रचे जाते हैं, उसमें झूठ तूफान सब कुछ चलता है। राजनीति जो है, राजनीति तो फेल की है, सच्चाई की नहीं है। बाबूजी सच्चाई को कोई नहीं मान रहा। अब ये मिले हवाई पुल बना रहे हैं, झूठ के मिले हवाई पुल बना रहे हैं। आप देख रहे हो कानून बिगड़ती कानून व्यवस्था, महंगाई का तो आपका तो है बिगड़ता, मतलब बेरोजगारी और किसानों की दैनिक दशा, जगह जगह पर तो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। सब कर्मचारियों की अनदेखी, आपका अध्यापक वर्ग का अपमान, लेकिन किस तरह से सबका सब कुछ हो रहा है और कोई कुछ समझ नहीं रहा है, सबका दिमाग हैक कर रखा है। अब ये बीजेपी वाले भी, वो वाजपेयी वाले बीजेपी नहीं है, बीजेपी वाले भी मजबूर हो गए, इनको आरएसएस वालों ने हैक कर लिया है। आरएसएस और ये बीजेपी नहीं है, ये आरएसएस का एजेंडा है। ये फुटपाथ का मौजूद मैं आपको बताता हूँ। उत्पाद का पूजा का कोई संबंध होता है तो मेरे को बताइए, आपको संबंध होता है उत्पाद का पूजा का कोई संबंध? ये जो उत्पादी रोड पर जो उत्पाद मचा रहे हैं, उत्पाद का पूजा का कोई भी संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। पूजा दिनों से होती है, किस दूरी कुंडली बसे ढूंढे पर नहीं, ऐसे घटी घटी काम है दुनिया देखत नहीं। साधु भूखा भाव का और धन का भूखा नहीं, और जो धन का भूखा फिरे सो तो साधु नहीं। बाबूजी वो साधु नहीं है जो धन का भूखा फिरे। और योगी की परिभाषा क्या होती है? योगी कभी भोगी नहीं होता। योग करने वाला आदमी तो जो है वो अपने प्रचार से समाज को सुधारने की बात करता है, वो भोगी। आज तो ये योगी जो है ये भोगी बन रहे हैं, ये भोगी बन रहे हैं। आप देख रहे हो साहब आपके सामने, ये किसी को बताने की बात पड़ी, आप सब समझदार हैं।
तो इस तरह का ये नाटक चल रहा है, इसको समझिए आप। और आज सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रहे हैं लोग। और मैंने 300 को 325 गांव डिस्ट्रिक्ट करे हैं, आपके चेहरे की तरफ देख रहे हैं लोग। आप तत्परता से खड़े हो जाइए। हरियाणा के अंदर ये महावीर वशिष्ठ, थोड़ी सी मेरी बात सुनी गई तो 5 से 4 सीट में जीत कर दिखाऊंगा बहुजन समाज पार्टी। हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में हम सीट जिताएंगे सारी। हमारी आवाज यहाँ से जाएगी उत्तर प्रदेश के लोग। मैं आप सबका आभारी हूँ। थोड़ा देर को आपको सुना, मैं इसके लिए आपका सभी का आभारी हूँ। और जैसा भी आप आगे से देंगे, हमने विधानसभा अध्यक्ष जी उसका हम पालन करेंगे। जैसा पार्टी निर्देश देगी वैसा हम उसका पालन करेंगे। जय हिंद, जय भारत और जय मेरा भारत महान। जय हिंद, जय भारत, जय जवान और जय किसान और जय मेरा भारत महान। धन्यवाद महावीर जी, अपने जोशीले विचारों से हमको अवगत कराने के लिए। कुछ बातें पार्टी के विषय में हम करेंगे थोड़ी सी। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हरियाणा से 10 गुना, पूरा 10। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा, यानी पूरा 10 गुना। उस सबसे बड़े राज्य के 4 बार सफल मुख्यमंत्री हमारा सारा विपक्ष अकेला एक तरफ, बहन जी अकेले एक तरफ। आज इन मुश्किल परिस्थितियों में विपक्ष की हर पार्टी सोच रही है बहन जी का गठबंधन कर दिया जाए। कांग्रेस जो अपने आप को सोच रही थी कि उनके आगे कुछ कोई है ही नहीं, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं, वो भी जाके 4 बार पूछ चुकी है बहन जी क्या आप हमारे साथ आ सकते हैं। बहन जी मेरे को टाइम नहीं देते, बात करना तो गलत था, और टाइम नहीं दिया, क्योंकि बहन जी बहुत अच्छे से समझते हैं बात कि ये वही लोग हैं जिनके हाथ में जनता ने बड़े लाड प्यार चाव से सत्ता दी, मगर उन्होंने संविधान जो इस पूरी दुनिया में, भारत का संविधान जो पूरी दुनिया में सबसे मजबूत और सबसे लिखित बड़ा दस्तावेज है, उसको लागू करने में जो इन्होंने अपनी निष्क्रियता दिखाई, उससे देश का सबसे बड़ा नुकसान। कानून व्यवस्था को आप सब हमें लगता तो है जब अदालत चले जाए तो शायद समाधान होगा, न्याय भी मिलेगा, लेकिन अदालत में जाने के बाद न्याय कितने समय में मिलेगा और न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर आप चाहे जमीनी झगड़े हों, चाहे आपसी कोई बातचीत रही है, कोई और वहाँ लगभग जनता ये सोचने लगती है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। और ये केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने खून पसीने से देश को सींचा। आज़ादी की लड़ाई से लेकर के देश में अनाज की कमी के बाद एक ऐसी परिस्थिति में लाने में जो देश अब दुनिया को अनाज सप्लाई करता है। जब देश आज़ाद हुआ तो संसाधन हमारे पास लिमिटेड इतने नहीं थे कि हम अपने ही लोगों को ठीक से खाना खिला सकें, लेकिन किसानों ने जो मेहनत करी, तो मेहनत का नतीजा ये है कि दूसरे देश अब ऐसा छोड़ते कि विकट परिस्थितियों में हमारे देश की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते कि शायद कोई सहायता हमें भारत से मिले। और बिल्कुल भारत के लोग, वो गरीब लोग, वो मेहनती लोग, वो किसान लोग, वो मजदूर लोग, वो जो इस मुश्किल परिस्थिति में अपने छोटे छोटे उद्योगों से जिन लोगों ने अपने देश को आगे बढ़ाया, देश को मजबूत बनाया, उन सब लोगों को इस कांग्रेस सरकार या पिछले 200 दशकों से बीजेपी सरकार को उनको केवल उनके हालात में छोड़ दिया। कोरोना काल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लोगों ने देखा कि आम जनता ने एक दूसरे की मदद करी, सरकार ने केवल बड़े बड़े नाम कमाए, लोगों को कह दिया कि आप घर रहो, पूरे महीने भर के लिए लॉक कर दिया गया घरों में।
किसी की सैलरी नहीं कटेगी, किसी की हाजिरी नहीं कटेगी, किसी की तनख्वाह नहीं रुकेगी, सबको पूरा मिलेगा, लेकिन हालात सबको पता है किसको कितना मिला। तो क्या हम ऐसी सरकार चुनना चाहेंगे? नहीं, जो जनता के हक में नहीं सोचेगी वो सरकार में नहीं चाहिए। हमें वो सरकार चाहिए, हमें वो नेता चाहिए जो जनता के हक में सोचे, जो जनता की बात करे, जनता के सवाल संसद में जाके पूछे। तो मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देते हुए प्रभारी जी से, विधानसभा कटौती के प्रभारी जी से, विमल जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और अपनी बात को रखें और हम सबको अपने विचार सब कर कराएं। विमल जी। आज की सभा के आयोजक और अध्यक्षता कर रहे रंगा जी, मुख्य अतिथि और भावी लोकसभा के उम्मीदवार महावीर वशिष्ठ जी, राजेंद्र शर्मा जी, महेश चौहान जी, मुख्य अतिथि पूर्व प्रभारी अध्यक्ष और बहुत सारे पदों पर रहे भाई अभिन मेहरा जी, और कटौती विधानसभा के सभी समाजी साथी, आज इस कार्यक्रम में आपको बधाई। आपका तहे दिल से मैं सर्वप्रथम आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और एक उम्मीद करता हूँ कि कटौती विधानसभा से एक ऐसा संदेश पूरे देश को जाने वाला है जहां पूरा देश इससे सीख लेने के लिए, मैं समझता हूँ, एक उम्मीद की नजर से देख रहा है हरियाणा, और हरियाणा देख रहा है गुड़गांव को, और गुड़गांव देख रहा है कटौती विधानसभा। कटौती विधानसभा आज बड़ी महत्वपूर्ण और विशेष चर्चा का विषय बनी हुई है। आज अगर हम बात करें तो निर्विवाद रूप से बहुजन समाज पार्टी भारत की नंबर 1 पार्टी है। निर्विवाद इसलिए कहा कि हर एक पार्टी का जो सुप्रीमो है वो अपने वक्तव्य किसी भी प्रकार से रखता है तो वो विवादित रहते हैं, लेकिन मुझे गर्व है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, जिन्होंने आज तक कुछ भी बोला, किसी भी बात पर आज तक किसी ने भी विवाद नहीं किया है। आज तक बहुजन समाज पार्टी ने नारा दिया था और आज वो नारा अमल में लाया जा रहा है, सर्जन सुखाए सर्जन हिताय, और बहुजन समाज पार्टी ही सभी समाज और सभी वर्गों के लिए समान रूप से सोच रही है और आगे बढ़ रही है। ये देख करके तमाम पार्टियां जो मानवता की विरोधी हैं, जो लोकतंत्र की विरोधी हैं, जो संविधान की विरोधी हैं, उनके अंदर बौखलाहट पैदा हो गई है और सभी मिलकर के केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी का रास्ता रोकने का काम कर रही हैं और इसीलिए वो तमाम पार्टियों में अपने गुर्गों को भर्ती करा रही हैं और वहां से उंगलियां उठवा रही हैं, अवरोध पैदा कर रही हैं और न जाने कितने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी को सत्ता से रोकने के लिए। आज दायित्व बनता है एक आम मतदाता का, सच्चे भारतीय नागरिक का, और जो वास्तव में जिंदा लोग हैं। जिंदा लोग का मतलब केवल ये कि सभी लोग जिंदा हैं जो सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, कोई भी क्रिया कर सकते हैं, लेकिन जिंदा का अर्थ ये है कि जो बुद्धि से भी जिंदा है, जो केवल कही हुई बातों पर विश्वास नहीं करते, जो वास्तव में सच है, हकीकत की तय कर जाकर के उस पर विचार विमर्श करके क्या सही है क्या गलत है उस पर चलने का काम जो कर सकते हैं, जिंदा व्यक्ति, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और ऐसे जिंदा लोगों की तलाश बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता के रूप में कर रही है और जो कोई भी कार्यकर्ता के रूप में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ने को तैयार है, मैं सबसे पहले उनको निमंत्रण देना चाहता हूँ, आमंत्रण देना चाहता हूँ, क्योंकि पद बहुत बाद की चीजें हैं, पदाधिकारी बहुत बाद की चीजें हैं। सबसे पहले कार्यकर्ता बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक राजनीतिक संगठन हो चाहे और राजनीतिक पार्टियां हो, कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी माना जाता है और कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी ही होता है। कार्यकर्ता के बिना न तो कोई संगठन चल सकता है और ना ही कोई राजनीतिक पार्टी चल सकती है। आज जो विशेष मुद्दा है कि विपक्ष मौन है और जनता का दायित्व क्या है,
इस विषय पर मुझे बोलना है। आप सभी लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रमों में हमेशा हिस्सा लिया है और पटौदी विधानसभा क्षेत्र के तमाम अपने साथियों को, मिशनरियों को और जिंदा दल युवा बहुजन समाज पार्टी के सिपाहियों को मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। अपने विषय पर अपनी बात रखनी है और बहुत कम समय में रखनी है, इसका ध्यान रखते हुए मैं आप सब लोगों से मुखातिब हूं। आशा है कि आप सब लोग बड़े ध्यानपूर्वक से आगे भी सुनेंगे। जैसे आपने तमाम वक्ताओं को सुना, आज के कार्यक्रम में जो लोग उपस्थित हुए मैंने अभी अभी बारी बारी से उनका नाम लिया। हमारे बीच में साहब चौहान साहब बैठे हुए हैं, ये कश्यप साहब भी बैठे हुए हैं, वर्मा जी हैं और ये शर्मा जी तो पहले से ही यहाँ पर आ गए थे और सोनी साहब बैठे हुए हैं। मैं दीपू यादव भाई की भी बहुत ही, ये पुन्नू भाई बैठे हुए हैं, खंडेवला गांव से हैं, मनवीर भाई जी हैं, हमारे सेक्टर के प्रधान हैं, अध्यक्ष हैं, संदीप भाई हैं, ये अच्छा संजय भाई त्रिपड़ी जी से हैं, त्रिपड़ी से बैठे हैं। मतलब पटौदी के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हैं। ये रणशिका से भी बैठे हुए हैं यहाँ पर और कासन गांव से मैं देख रहा हूँ कि एक दो लोग यहाँ पर साथी बैठे हैं। हालांकि कासन गांव में अलग से एक मीटिंग लगाई गई है और जल्दी ही शायद 9 तारीख को भी कार्यक्रम होने वाला है। खैर, अपने विषय पर बात करते हैं कि आज हमें इस लोकतंत्र में, आज़ाद भारत में क्यों जरूरत पड़ रही है कि हमें घर घर जाना है, अलग जगाना है। क्यों जगाना है अलग? आखिर इस देश में क्या गलत हो रहा है जिसके बारे में हमें घर घर जाकर के बताना है। बहुजन समाज पार्टी के मिशन को, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को, बहुजन समाज पार्टी की नीति और नीयत को घर घर जाकर के क्यों बताना पड़ रहा है? विषय आज के कार्यक्रम का जो है उससे स्पष्ट होता है कि विपक्ष की मौन व निष्क्रिय भूमिका, जनता के दायित्व, ये विषय हमने रखा है। आज विपक्ष पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। क्या होता था? कोई जीत गया, सत्ता पे आसीन हो गया और वो गलत काम कर रहा है तो विपक्ष की भूमिका होती थी कि उसकी गलतियों को वो उसे बताने का काम करता था। वो नहीं मानते थे तो वो जनता के बीच में जाकर के उनकी गलत नीतियों को बताता था और जनता से सहयोग मांगता था कि उसकी सत्ता को, उसकी तानाशाहियत को उखाड़ फेंका जाए। लेकिन आज विपक्ष मौन है। विपक्ष में आखिर है कौन? विपक्ष में कौन है, ये सवाल है। जो सत्ता में है वही विपक्ष में है। ऐसा कहना शायद मर्यादित तो नहीं होगा, लेकिन हम कह सकते हैं। देश को आज़ाद हुए 75 से भी ज़्यादा साल हो गए, लेकिन देश आज भी आज़ाद नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के नाम पर केवल खाना पूर्ति है। एक संविधान होते हुए दो मानसिकता एक साथ चल रही है। गैर बराबरी की व्यवस्था कायम करने वाले लोग इस देश को गुलामी की तरफ धकेलते चले जा रहे हैं और सरकारी तमाम संसाधनों को सरकार बेच रही है। ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। आप सरकारी तंत्रों को बेच क्यों रहे हैं? उनको दुरुस्त क्यों नहीं किया जा सकता? आज चंद धनाढ्य लोगों के हाथों में पूरा देश को बेचा जा रहा है। रेल बेच दी, मेल बेच दी, गेल बेच दी, तमाम सब चीज़ें बेच दी गई हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य देश का है। और जब चीज़ें बेच दी जाएंगी, सरकारी चीज़ें जब नहीं रहेंगी, सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, तो प्राइवेट का तो कोई मालिक होगा और जो मालिक होगा वो अपने हिसाब से सिस्टम चलाएगा,
रूल भी उसके चलेंगे, नियम भी उसके चलेंगे, मनमानी भी उसकी चलेगी। लेकिन सरकारी तंत्र होता तो जनता का राज चलता, जनता के रूल चलते, जनता के हित के लिए काम होता। लेकिन प्राइवेट होने पर जनता के हितों का कोई काम नहीं होगा। सगुफा क्या दिया जाता है कि सरकारी तंत्र है इसलिए काम नहीं हो रहा है। आप सरकारी अस्पतालों में चले जाओ, मैं पटौदी की ही बात करूंगा, जिनके नाम नहीं लूँगा मैं किसी प्राइवेट अस्पताल का, लेकिन आप समझ जाएंगे। बड़े बड़े बाबाओं के यहाँ पर बड़े बड़े आश्रम हैं, मंदिर हैं, और उनके अस्पताल भी चल रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल चल रहे हैं। लेकिन जिनके अस्पताल चल रहे हैं वो सरकारी अस्पतालों में बिना लाइन में लगे हुए सीधे जाकर के दवाइयाँ लेते हैं और सरकारी तंत्र का अपने लिए, अपने प्रभाव के बल पर दुरुपयोग करते हैं। ये पटौदी विधानसभा में हमने अपनी आंखों से देखा है। और सारी सरकारी तंत्र उनके सामने सलूट मारने को खड़ा होता है, क्योंकि उनका प्रभाव बड़ा ऊंचा है, उनके रसूख बड़े 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 हैं। ऐसे में आम आदमियों के लिए जो अस्पताल खुले हुए हैं उनको उनकी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनके पास सिफारिश नहीं है, उनके पास वो रुतबा नहीं है, और बेचारे अक्षम होते हुए सरकारी अस्पतालों में भागते हैं। लेकिन सरकारी संस्थानों में उनके लिए कोई व्यवस्था निष्पक्ष रूप से नहीं है। सरकारी अस्पताल में चले जाएं, आपको बस वो गिनी चुनी गोलियां हैं, वो गोलियां पकड़ा करके आपको भेज दिया जाएगा। और अगर जांच की बात आएगी तो जांच की मशीनें नहीं है, एक्सरे नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं है। अरे हजारों लाखों करोड़ों रुपया तुम देश से कमा रहे हो, और सब कुछ प्राइवेट लोगों को अगर सौंप दिया है, उन प्राइवेट लोगों को हजारों हजार करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट का हिस्सा इन सरकारी अस्पतालों के दुरुस्त करने में क्यों नहीं लगाया जा रहा। आज सड़कें बना दी गई, बहुत चमचमाती हुई सड़कें आप देख रहे होंगे, कई जगह है। लेकिन ये सड़कें किसके लिए बनाई जाएगी? आप टू व्हीलर लेकर के उस पर नहीं चल सकते हैं हाईवे पर, तो गरीब आदमी के लिए सड़कें नहीं है। यह अमीर लोगों के लिए सरकार व्यवस्था करती चली जा रही है। आज रेल प्राइवेट कर दी, अमीर लोगों की व्यवस्था कर दी गई, उसमें किराया महंगा कर दिया। आप वंदे भारत में जा करके देखिए, और बहुत सारी ट्रेनें हैं, किराया महंगा हो गया। आम आदमी की पहुंच से हर चीज़ को दूर किया जा रहा है। रोजगार उनसे छीन लिए गए। रोजगार के नाम पर आप छोला भटूरा और पकोड़ा तलो, ये रोजगार बता दिया गया है। शर्म की बात है। लोग नाले से गैस निकाल के चाय बनाते हैं, कितनी फुहड़ता भरी बातें हैं। और ये बातें और कोई नहीं, देश का प्रधानमंत्री बोले तो इससे ज़्यादा और शर्मनाक बातें क्या हो सकती हैं। एक प्रधानमंत्री इतनी ज़्यादा नौटंकी करे कि वो जनता की मजाक का पात्र बन जाए, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता देश का। इससे कौन से देश में तुम अपना सम्मान बढ़ा रहे हो? झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो। देश की तमाम व्यवस्थाओं को आप तहस नहस करने में तुले हुए हो, और आप कह रहे हो देश का विकास हो रहा है, अच्छे दिन आएंगे। जनता के तो पता नहीं, हाँ इन लोगों के अच्छे दिन जरूर आ गए हैं, क्योंकि इनके तमाम गुर्गे एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए लेके भाग रहे हैं। और आप बैंकों में चले जाओ, 10,000 रुपये क्या 50,000 रुपये क्या आप मांग के देखो बैंकों से, आपको लोन नहीं मिलेगा। इतनी कागजी कार्रवाई आपको बता दी जाएगी कि जीवन भर लगे रहो तो पूरे कागज नहीं कर पाओगे, और लोन के बगैर ही मर जाओगे। लेकिन इनके हजारों करोड़ रुपए माफ कर दिए जा रहे हैं। कैसी सरकार है? जनहितैषी सरकार कैसे कह सकते हो आप इसको? आज इन तमाम चीजों पर विपक्ष पार्टियां नहीं बोल रही है, मौन हो गई हैं। ऐसे में एक मतदाता के रूप में आप ही हो जो अपनी नैया को सही दिशा में ले जा सकते हो और डूबने से बचा सकते हो। दो रास्ते। वोट आपका दो रास्ते देता है। वोट डालने से पहले होते हैं ये दो रास्ते, वोट डालने के बाद एक ही हो जाता है। वोट डालने से पहले दो रास्ते कौन से हैं? एक विनाश की तरफ जाता है और एक विकास की तरफ जाता है। आपने जब वोट डाला तो दिमाग में सोच विचार करके डालना चाहिए कि ये विनाश की तरफ जाएगा या विकास की तरफ जाएगा। अगर आपने विकास की तरफ वोट डालना है तो पहले आपने ये सोचना चाहिए कि जिसको आप वोट डालने जा रहे हैं कौन है, क्या पृष्ठभूमि है, वो अपराधी है या नहीं है, उसका चाल चरित्र चेहरा क्या है, क्या कहता है, उसका इतिहास क्या है। ये तमाम चीज़ें सोचनी विचारनी चाहिए। और कोई राजनीतिक पार्टी हो,
आपने आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए बतौर मतदाता। एक मतदाता ही है जो देश की तरक्की के लिए स्वयं जिम्मेदार हो सकता है और उसके विनाश के लिए भी स्वयं जिम्मेदार होगा। आपको वोट का अधिकार मिला, संविधान ने आपको बराबरी का अधिकार दिया, लेकिन जो लोग आपके वोट के द्वारा चुन करके आते हैं, सत्ता में पहुंच जाते हैं, कभी कभी किसी ने क्या जनता के हितों की बात की? क्या आपके पॉकेट में इतना पैसा आ गया है कि आपके घर आने वाला व्यक्ति मतलब खुश होकर के जाए आपके घर से, भूखा ना जाए आपके घर से? और कोई व्यक्ति ऐसा है कि अब उसको लगे कि ये सरकार आ गई तो अब मैं कर्जे में नहीं हूँ, अब मैं मज़े में हूँ, मेरे घर के परिवार के 4 लोग हैं, 4 में से 2 तो कम से कम मेरे गवर्नमेंट जॉब में लग गए हैं? क्या आप कह सकते हो? क्या आप कह सकते हो कि मेरे पहले मुझे न्याय नहीं मिलता था, मेरे आसपास में लोग देखते थे कि न्याय के लिए दौड़ लगाते थे, लेकिन आज वो दौड़ खत्म हो चुकी है, अब तो न्याय चुटकियों में मिल जाता है, अब मुझे सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, बिना सिफारिश के मुझे न्याय मिल जाता है? क्या आप ऐसा कर सकते हो, कह सकते हो? उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रहीं और वहाँ के लोग गवाह हैं, साक्षी हैं। जो राजकाल शासन उन्होंने उत्तर प्रदेश में देखा वो पूरे देश में देखना चाहते थे, और इसीलिए ये पार्टी बहुजन समाज पार्टी पूरे भारत की नंबर 1 पार्टी बनकर के उभर रही थी। और जो लोग हैवानियत और जो हैवानियत के पक्षधर हैं, जो इंसानियत के विरोधी हैं, जो मानवता के दुश्मन हैं, जो लोकतंत्र के दुश्मन हैं, जो संविधान के दुश्मन हैं, उन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को बीच में ही रोकने के लिए ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे कि बहुजन समाज पार्टी को सत्ता पे आने से पहले उन्होंने जन लोकपाल करके ऐसा आंदोलन बनाया। बनाने के लिए सभी दल एकजुट हो गए, और सभी दल जो एकजुट हुए तो न जाने कहाँ कहाँ से लोगों को पकड़ के लाए। फिल्मी हीरो भी बहुत सारे उसमें आए, पता नहीं कहाँ कहाँ से कलाकार लेकर के आए। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि वो लोग कौन कौन थे। फिल्म इंडस्ट्री पर किसका कब्जा है, मीडिया पर किसका कब्जा है, देश के 4 स्तंभ है किसका कब्जा है? आरएसएस, जो कि बैन हो चुका था पूरी तरीके से। पटेल साहब ने इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया था और आतंकवादी संगठन तक घोषित किया। आज वही आरएसएस तमाम संगठनों पर, राजनीतिक पार्टियों पर अपना शिकंजा कसे हुए है। और पूरी तरीके से अगर हम कह सकते हैं तो हर कोई बता देगा कि भाजपा सबसे ज़्यादा उनके चंगुल में है। कांग्रेस पर उसकी पकड़ थोड़ी कम है और आम आदमी पार्टी पर भी कम है। मैं तमाम पार्टियों के नाम ले रहा हूँ, आपको लगेगा कि आम आदमी पार्टी का क्या रोल है, वो तो बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, वो तो बहुत बहुत ईमानदार है। कितने ईमानदार हैं वो आपने देखा, जेल में पड़े सड़ रहे हैं। जो ईमानदारी का दम भरते थे वो बेईमानी के चक्कर में जेल में पड़े हैं। लेकिन ये बात और है कि जिन लोगों ने उन्हें जेल में भेजा वे खुद भी बेईमान हैं, लेकिन खुद जेल से बचे हुए हैं क्योंकि वो सत्ता में है और सत्ता की मिशनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। यही विडंबना है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग तक को जो इस्तेमाल कर रहा हो, और चुनाव आयोग अपनी पाक साफ होने की दुहाई देता घूम रहा है, शायरियाँ करता घूम रहा है। काजल निषाद उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी, समाजवादी पार्टी से लड़ी। जितने वोट उनके क्षेत्र में नहीं थे उससे ज़्यादा वोटों से भाजपा उनको हरा दे रही है, निषाद को। काजल निषाद ने कहा, आप वीडियो देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, कि मुझे दुख नहीं है कि मैं हार गई, मुझे तो अफसोस इस बात का है और हैरानी इस बात की है और गुस्सा इस बात का है कि इतने वोट भी नहीं है, उससे ज़्यादा वोट, उदाहरण के लिए तो कहूँगा कि 3.5 लाख वोट थे टोटल, लेकिन भाजपा को मिले 5.5 लाख वोट। तो बाकी लोगों को कुछ भी नहीं मिला क्या जो चुनाव लड़ रहे थे? लेकिन इस बात पर जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछा, अखिलेश जी से पूछा कि अखिलेश जी ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा आने वाले चुनाव में इनको देख लेंगे। अबे आने वाले चुनाव में क्या देखोगे आप? अभी जो अनजस्टिस हो रहा है उस पर तो आपकी आवाज़ नहीं निकल रही। क्या कारण है कि तुम चुप हो? क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं
और भाजपा के पास उनकी पूरी फाइल और कुंडली पड़ी हुई है, इसलिए उनके मुंह में दही जमी हुई है, वो मौन हो गए हैं। विपक्ष मौन है, विपक्ष मौन है इसलिए, नहीं तो क्या होता, उनको उसी समय तमाम सबूतों को ले जा कर के कोर्ट में अर्जी लगानी थी, दरवाज़ा खटखटाना था न्यायालय का और वहाँ पर न्याय मिलता। आज बहुत बड़े बड़े अपने आप को समझने वाले 30 मार खा जो अपने आप को समझते थे, जो बड़े बड़े मंत्री संतरी समझते थे अपने आप को, जो मुख्यमंत्री तक जेल में सड़ रहे हैं। आज को पता है, आज देश की न्यायालय में कोई नहीं जा रहा है, हर आदमी भ्रष्ट है जो चुप है। बिल्कुल बेशक ये कहा जा सकता है। बहन कुमारी मायावती के शासन में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझती थी, व्यापारी वर्ग तरक्की करने लगा था, आम आदमियों के हक और अधिकार मिलने लगे थे। आम आदमी जो बहुत ही गरीब जीवन जी रहा था, बेबसी का जीवन जी रहा था, मायावती जी के शासनकाल के अंदर उसको 2 वक्त की रोटी, रोजी, रोजगार उसको मिलने लगे थे और उनको ये एहसास करा दिया गया था कि तुम इस देश के संविधान से चलने वाले लोकतंत्र में जी रहे हो, आप सम्मानित नागरिक हो। एक सम्मानित नागरिक होने का एहसास केवल और केवल उत्तर प्रदेश की सरकार मायावती के शासनकाल में एहसास कराया गया और इसलिए उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश मायावती को प्रधानमंत्री देखना चाहता है। और आज वो माहौल फिर से बन रहा है। लोगों ने कहा गठबंधन नहीं कर रही हैं मायावती जी, किसके साथ करें, किसके साथ? कोई है जिसके साथ गठबंधन किया जा सके? मायावती जी IAS IPS की तैयारी कर रही थी, खुद एडवोकेट, और तमाम जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं उनको कैडर देने वाली हैं मायावती जी। और जिसने साहब काशीराम जी का जो है सानिध्य प्राप्त किया हो, ऐसी आयरन लेडी पूरी दुनिया में जिनकी ख्याति है, ऐसे महापुरुषों की वंशज मायावती, उनके ऊपर लोग उंगलियां नहीं उठा सकते आज। उनका एक भी भाषण आज तक का रिकॉर्ड करके देखा होगा आपने या सुना होगा, कोई भी विवादित नहीं रहा। एकमात्र निर्विवाद पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और भारत की राष्ट्रीय नंबर 1 राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। इसको रोकने के लिए आज तमाम दल के लोग न जाने कितने प्रकार के नेताओं को खरीद फरोख्त कर रहे हैं। कुछ नेताओं को तो रातों रात इतना बड़ा बना दिया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी के वोट काटो, नई पार्टी बनाओ और बड़े नेता बन जाओ और आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। आप देख रहे हो कि एक फटी चड्डी वाला आदमी बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ियों में, हेलीकॉप्टरों में चलने लगा तो क्या उसका बिजनेस बढ़ गया? नहीं। क्या उसको पार्टी ने चंदा दे दिया? नहीं। उसको RSS और भाजपा का समर्थन, गुप्त समर्थन मिल गया। एक व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है और आजीवन जेल काटेगा वो आदमी, ऐसी ऐसी धाराएं लगा दी जाती हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उसको जेल से किसी शर्तों पर निकाला जाता है और आते ही वो राजनीतिक पार्टी बनाता है और बहुजन समाज पार्टी के वोट काटने की पूरी व्यवस्था लगा देता है। अगर वो महापुरुषों की विचारधारा पे चलने वाला व्यक्ति होता तो एक झंडा, एक पार्टी, एक नारा लेके चलता, लेकिन उसने महापुरुषों की विचारधारा का दम घोटने का काम किया। और जो बहुजन समाज पार्टी के थोड़े बहुत रूठे लोग थे, बिछड़े हुए लोग थे, उन सब लोगों को इकट्ठा करके एक नई पार्टी बनाई और नई पार्टी बना करके भाजपा की झोली में वोट डलवाने का काम किया है। खुद पंच का चुनाव भी नहीं जीत सका और ना ही जीत पाएगा, क्योंकि उसका कोई वजूद नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ और किसके बारे में कह रहा हूँ। ऐसे एक नहीं है, ऐसे सैकड़ों हजार लोग हैं जिस पर साहब काशीराम ने भी चमचा युग लिख करके आप सब लोगों को आगाह कर दिया है पहले ही। आप चमचा युग पढ़िए तो सही। महापुरुषों की किताबें हमारा मार्गदर्शन करती हैं। आज हमारे देश के अंदर हमारे देश का जो मूल इतिहास है, जो सच्चा इतिहास है, वो मिटाया जा रहा है, किताबों को बदल दिया गया है। NCERT की पुस्तकों में हमारे इतिहास को तहस नहस किया जा रहा है, दबाया और ख़त्म किया जा रहा है। आज हमें खामखा फर्जी राष्ट्रवादी सावरकर वगैरह पढ़ाए जा रहे हैं, जिनका आज़ादी में या हमारे देश की तरक्की में रंच मात्र भी जो है उसका कोई सहयोग नहीं है। ऐसे लोगों को हमें पढ़ाया जा रहा है, ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है किताबों के अंदर। हरियाणा प्रयोगशाला के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है। आप देखिए 6ठी 7वीं 8वीं और 10वीं की किताबों के अंदर कितना फेरबदल किया गया है।
हमको हमारे इतिहास से वंचित रखने के लिए पूरी व्यवस्था सोची समझी साजिश के तहत की जा रही है। इन साजिश करने वाली सरकारों को जेल में होना चाहिए और हम सर माथे पे बिठा के सत्ता पे बिठाए हुए हैं, इनको उठा के पटक देना होगा धरती पर हमें। और ये भाजपा को भगाने के लिए, कांग्रेस को भगाने के लिए और इनकी में जो पार्टियां हैं जो मिलजुल करके पूरे देश को गुलाम बनाने की व्यवस्था में लगी हुई हैं, जो तमाम पार्टियां जो मौन बैठी हुई हैं, मुंह में दही जमाए हुए बैठी हुई हैं, इन तमाम पार्टियों को आप सब लोगों ने समझना होगा। और आप अलग अलग संगठनों में हैं, बने रहिए। तुम्हारा छोड़ने का मन नहीं करता तो मत छोड़िए, लेकिन आज 2024 के चुनाव में आप सब लोग चाहे जहां भी हैं, आज अपने देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए और अपने हक अधिकार बचाने के लिए आप लोग जहां कहीं भी हों, इस बार गलत वोटिंग ना होने दें। ईवीएम की जहां भी गड़बड़ी है वहीं पकड़ें और वोट केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी को दे करके कुमारी बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बना करके अपने हक और अधिकार की बातों को सुनिश्चित करें आप, क्योंकि आपके हक और अधिकार को सिर्फ बहुजन समाज पार्टी दिला सकती है। हमारे तमाम संगठन आग अगर अलग अलग लड़ रहे होंगे, अगर हम अलग अलग बट गए तो फिर हमारा दुश्मन जीतेगा। और हमारा दुश्मन वो है जो मानवता का दुश्मन है, हमारा दुश्मन वो है जो संविधान का दुश्मन है, हमारा दुश्मन वो है जो भाईचारे का दुश्मन है, हमारा दुश्मन वो है जो गैर बराबरी की व्यवस्था को कायम रखना चाहता है, हमारा दुश्मन वो है जो मनुष्य मनुष्य में भेद और अंतर करता है, हमारा दुश्मन वो है जो हमें शिक्षा से वंचित रखने के लिए शिक्षा को महंगा कर रहा है, हमारा दुश्मन वो है जो हमारे देश की सरकारी संपत्ति को बेच रहा है। आपको समझ में आया कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है? जो आपके बीच में कोई गरीब व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है और वो देश का उद्धार करना चाहता है, भला करना चाहता है, भूखा प्यासा आपके बीच में जन जागरण का काम कर रहा है, सरकार की नज़रों में तो उसको देशद्रोही बता दिया जाएगा, उसे पाकिस्तानी करार दे दिया जाएगा, तमाम बातों से उसको ऐसा हरासमेंट कर दिया जाएगा कि वे व्यक्ति जन जागरण करने का काम ही छोड़ दें। लेकिन आपने डरना घबराना नहीं है। आज 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 18 और 18 से 18 लाख तक लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की पूरे देश के अंदर लहर फिर से चालू हो गई है। ये लहर, ये जो गोदी ब्राह्मण मीडिया है, ये नहीं दिखाने वाली आपको। आप हजारों लाखों की संख्या में आप बड़ा प्रदर्शन कर दीजिए, ये मीडिया नहीं दिखाएगी, क्योंकि ये मीडिया उन्हीं की है। पूरा कब्जा मीडिया का हो गया है। आज मीडिया खत्म हो चुकी है, ब्लास्ट हो चुकी है, मीडिया नहीं बची। 3 स्तंभ है, 3 स्तंभों में भी उनकी घुसपैठ हो चुकी है। 600 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में लिखा कि सर्वोच्च न्यायालय की न्याय तंत्र में, उनके न्यायिक फैसलों में कोई हस्तक्षेप कर रहा है, कोई घुसपैठ कर रहा है, और वो ग्रुप है पूरा। ये बड़ा चिंता का विषय है। और ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ये बातें एक के बाद भाजपा की, कांग्रेस की और इन सब मिली जुली जो राजनीतिक दल है और पार्टियां हैं, इनकी पोल खुलती नज़र आ रही है। इसलिए ये क्या कर रहे हैं, आपका चैनल मोनेटाइज होने से रोक दिया जा रहा है, आपकी रीच कम कर दी जा रही है, आपके चैनल को उड़ा दिया जा रहा है, आपकी फेसबुक को हैक कर दिया जा रहा है, आपकी फेसबुक को ब्लॉक कर दिया जा रहा है, आपके यहाँ इंटरनेट की व्यवस्थाओं में गड़बड़ कर दी जा रही है और तमाम प्रकार की चीज़ें आपके साथ हो रही है। और जो जन जागरण का काम कर रहा है उसको भड़काऊ भाषण देने के इल्ज़ाम में जेलों में ठोका जा रहा है। पत्रकारों पर भी गाज गिर रही है, वकीलों पर भी गाज गिर रही है। आपको याद होगा कि सड़कों पर आकर के ऑन ड्यूटी जो जज थे, उन्होंने कहा कि देश खतरे में है, देश का संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, इसे बचा लो। ये बात दबा दी गई। आज इस बात को शायद हम लोग भूल गए होंगे। आपको याद होगा बिल्किस बानो कांड, किन लोगों ने अपराधियों को फूल मालाओं से स्वागत किया। आप देख लीजिए सीतापुर का कांड, किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाता है और उसके लोगों को सजा होने के बजाय उनको मंत्री पद से नवाजा गया। आज किसान दुखी है, किसान रो रहा है, सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, किसानों की हत्याएं हो रही हैं, उनको कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। आज न्याय व्यवस्था चौपट हो गई है, शासन प्रशासन तमाम चीज़ें सिर्फ दिखावा रह गई है।
आज आम आदमी के लिए कोई नहीं बचा। शुरुआत आपसे आपने करनी होगी, शुरुआत आपने करनी होगी। आज आप नहीं जागे तो आगे आने वाला कल और आपकी पीढ़ियों के लिए बड़ा दुखदाई होगा, क्योंकि ये देश फिर से गुलाम बनाया जा रहा है। इस देश की आज़ादी को छीना जा रहा है। इस देश को ख़त्म करने के लिए संविधान को ख़त्म किया जा रहा है। आप देख रहे हो ना कि संसद भवन होते हुए भी एक और संसद भवन बनाया जिसके अंदर राजतंत्र स्थापित किया जाएगा, और उस राजतंत्र को गुमराह कराया जा रहा है जनता को कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। अरे कौन सा हिंदू राष्ट्र भाई? और ये देश भारत है, और ये सम्राट अशोक का देश है। ये बुद्ध की भूमि है, जहाँ पर शांति का पाठ पढ़ाया जाता है, जहाँ सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया जाता है, जहाँ पर मानवता सिखाई जाती है। ये कौन लोग हैं जो हैवानियत पर उतारू हैं, जो खून खराबे में विश्वास करते हैं, जो गैर बराबरी में विश्वास करते हैं, जो आपस में नफरत करा करके सत्ता पर बने रहना चाहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री और विधायक बना दिया जाता है, उसके बावजूद वो पूरे 5 साल काम करने की बजाय केवल और केवल अपनी पार्टी का प्रचारक बन के रह जाता है। अरे काम कब करोगे तुम? ज़्यादा बात ना करते हुए मैं बस अंत में एक ही बात कहूँगा कि विपक्ष मौन है। ये सोचना होगा कि विपक्ष में कौन है। चोर चोर मौसेरे भैया की कहावत आपने सुनी होगी, बाकी आप समझदार हैं। तो विपक्ष मौन है और पूरी तरीके से निष्क्रिय है। आपके हक अधिकारों की आवाज़, आपके लिए न्याय की आवाज़, आपके विकास की बात, आपके रोजगार के लिए, आपकी महंगाई के लिए विपक्ष नहीं बोल रहा है, जुबान नहीं खोल रहा है। भ्रष्टाचार में खुद ही जो संलिप्त हो वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलेगा भी तो कैसे बोलेगा? इसलिए आप सब लोग ने अपनी कसौटी पर हर एक व्यक्ति को जिसको आप वोट देने जा रहे हो कसना होगा, और एक नया लोकतंत्र, नया इतिहास आपको रचना होगा कि ऐसे व्यक्तियों को चुन करके लेके आए जो पाक साफ और सच्चे होंगे, जो आपके जन सेवा में होंगे। ये नहीं कि रातों रात किसी ने बोला मेरा फलाना राजा, मेरा फलाना राजा। आप किसी के गुलाम नहीं हो। क्या आप ऐसे व्यक्ति को जिताना चाहेंगे जिनके सामने खड़े न होने की भी आपकी हिम्मत ना हो, जो आपके टेलीफोन तक नहीं उठा सकता हो, जिसके घर दरवाजे पे जाते ही आपके सामने कुत्ते छोड़ दिए जाते हों? क्या ऐसे लोगों के सामने आप जाना पसंद करेंगे जो आपकी सुनता ही ना हो? आपकी एप्लीकेशन अगर आप देने जाते हो तो किसी न किसी के माध्यम से जाती है, कूड़े के ढेर में चली जाती है, आपकी कोई दुआई सुनवाई नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को चुनना ही किस लिए? अपनों को चुनो, अपने आसपास के अच्छे और सच्चे को चुनो, तब इस देश में बदलाव होगा। और ये वक्त, ये समय बदलाव मांग रहा है, और आपका वोट ये बदलाव करेगा। ये आप सब लोग ध्यान में रखें कि आने वाले चुनाव में आपका वोट विकास की तरफ जाए, विनाश की तरफ ना जाए। और बहुजन समाज पार्टी आपके बीच में आपकी अपनी राष्ट्रीय पार्टी है, और मुफलिसों और श्रमिकों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, बच्चों की, युवाओं की अपनी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी को आने वाले समय में पूरी तरीके से बहुमत से जिताएं। इसी निवेदन के साथ में आप सब लोगों ने मुझे सुना, आप सब लोगों ने पूरा भरपूर सहयोग दिया, बड़ी शांति के साथ आप सब लोगों ने यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।